अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये जो ग्राफ है आपके एग्ज़ाम में एज एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको ये चीज़ें देके रखी है। सो आप इन चीज़ों को भी अगर नोट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे दे के रखा है और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है हमारा आज का इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो भी इंटेंसिटी, यानी समझ लो मॉर्निंग में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, आफ्टरनून में लाइट की इंटेंसिटी 12 बजे के बाद क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, लेकिन क्या कलर सेम है, कलर कॉन्स्टेंट है। ब्लू लाइट है तो ब्लू ही लाइट यूज़ कर रहा है, ऐसा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज वाइल इट्स कलर कांस्टेंट है, तो और क्या कांस्टेंट होगा बच्चों, कलर कांस्टेंट है मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट है एंड वी नॉट कांस्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या लगेगा, कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, एक कलर के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है, मतलब अगर कलर सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, ओके। द करंट लेवल्स ऑफ एट अ हायर वैल्यू showing that the more electron are being emitted per unit time। ठीक है, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट डज नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, पिछले ही लेक्चर में हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ पे, इंटेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता। ओके, सो इंटेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आगे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो ये पूरा का पूरा याद रखेंगे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतने ज़्यादा फोटोन आएंगे। लाइट मतलब फोटोन है, तो जितनी ज़्यादा लाइट उतने ज़्यादा फोटोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ग्राफ देख लीजिए जाए, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बोले तो क्या कांस्टेंट है, कलर ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, कलर कांस्टेंट है। तो एक फिक्स कलर के लिए क्या लगेगा, फिक्स्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल या तो स्टॉपिंग, रिटार्डिंग की जगह पे स्टॉपिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए और देखेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन के साथ साथ ये डायग्राम भी दी है। तो फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट डिफरेंट इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप देख सकते हैं अलग अलग है, बट ये फ्रीक्वेंसी एक ही है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी एक ही रहेगा। तो सपोज यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने लिया -3 वोल्ट, और ये कलर क्या है, कलर आपकी लाइट का रेड कलर है। ठीक है, कलर भी क्या है, रेड है। तो रेड कलर के लिए -3 वोल्ट लगता है। यहाँ पे इंटेंसिटी आपने क्या किया, अभी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अभी लाइट कितनी आ रही थी, 100 फोटोन आ रहे थे, अब कितने आ रहे, 200 फोटोन आ रहे, अभी कितने आ रहे, 400 फोटोन आ रहे। लेकिन जो आप कलेक्टर प्लेट को दोगे तो -3 वोल्ट ही दोगे। तो अगर जैसे ही आपने कलेक्टर प्लेट को -3 वोल्ट दे दिया तो अपने आप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट कलेक्ट करना बंद कर देगा। तो ये था एक तरीका समझने का, ग्राफ को कुछ इस तरीके से आप ग्राफ अपने कॉपी में नोट करेंगे। सो ये पेपर में आते हैं, अगर आपको बनाने को आया तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला ग्राफ देखेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यानी क्या, अलग अलग कलर है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग कलर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बोल रहा है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेड की। सो मैं बात करता हूँ वेब ग्योर। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है यहाँ पे, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमको पता है इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होती है, रेड की ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी वॉलेट की कम, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। सो वॉलेट के बाद इंडिगो आया होगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, इस तरीके से लाइट अलग अलग कलर की आ रही होगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस कीपिंग इंटेंसिटी इज कांस्टेंट।
इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी 100 फोटोन आ रहे हैं तो 100 ही फोटोन आ रहे हैं, ठीक है। बट अलग अलग कलर के फोटोन आ रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस बट देयर इज नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी बात है, आपने कांस्टेंट किसको रखा है, कांस्टेंट आपने रखा है यहाँ पे, तो जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा करंट, ठीक है। तो ज़्यादा लाइट आएगी तो ज़्यादा करंट यहाँ पे आएगा। तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट। तो चलिए ग्राफ से देखेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे करंट की इंटेंसिटी कॉमन है, 100 फोटोन आ रहे हैं तो 100 फोटोन अगर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है करंट भी 100 एम्पियर बनेगा। जितने ज़्यादा फोटोन उतने ज़्यादा करंट। और आप देख सकते हैं अलग अलग कलर की फ्रिक्वेंसी ट्राई की गई है। तो सपोज ये -1 वोल्ट है, तो ये -2 वोल्ट है, तो ये -3 वोल्ट है। ये 1 2 ऐसा इसका स्क्वायर नहीं ध्यान में रखना है, ये नंबरिंग है। यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, पावर्स नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे सैचुरेशन हो चुका है। क्यों सैचुरेशन हो चुका है, करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट फिक्स हो चुका है क्योंकि फोटोन नहीं बढ़ रहे हैं। जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो 100 फोटोन तो 100 इलेक्ट्रॉन, यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। एक और ग्राफ देख लेंगे यहाँ पे, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर इमिटर्स मेड फॉर डिफरेंट मेटल। सो अलग अलग मेटल दिए गए यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया था ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो दिखा रहा है आपको ये क्या है बच्चों, वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि हमने उसको दिया 5 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। 6 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सपोज ये मेटल है, लाइट इस पर गिरी, लाइट इस पर गिर गई, इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। सपोज 1 जूल इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 2 जूल इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, 3 जूल इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3 जूल पे निकल गया, बोले तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड है। कम से कम लगने वाली एनर्जी कितनी थी, 3 जूल। सो इस तरीके का ग्राफ आप ध्यान में रखेंगे। पेपर में ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, या एमपी है, तो आप इस ग्राफ के अच्छे स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ेंगे, आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा और देख लिया जाए। आइंस्टाइन के कुछ पोस्टुलेट थे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को लेकर। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी किसने बताया, और एक प्लैंक्स ने। तो प्लैंक्स ने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की है, सो हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है बच्चों, इसलिए आप कोशिश करो कि खुद से रीड करो, उसके बाद मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को ध्यान दो। तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ एनर्जी क्वांटाइजेशन टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन was extended by Einstein in 1905 to all types of electromagnetic radiation, ठीक है। So Einstein supposed that under certain condition light behaves as if it was particle and its energy is released or absorbed in bundle or quanta। अब ये आइंस्टाइन का जो सोचना था वो मैं थोड़ा इमेजिन करवा देता हूँ। मान लो ये कोई तो भी लकड़ी है, वुड, ठीक है। वुड का मास सपोज कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। यहां से लाइट आ रही है, वुड या तो कोई भी मान लो, वुड मत लो, मेटल लो, मेटल, आयरन रॉड ले लो, ठीक है। आयरन रॉड यानी मेटल, कोई मेटल ले लो, वुड नहीं लेंगे। सो लाइट इस पे गिरी, डन। जब लाइट इस पे गिरी तो अब क्या होगा, इसका मास नया बन गया, यानी ये जो फोटोन है इस यहाँ पे मेटल पे गिरे तो इसका मास नया बन गया 101 ग्राम। यानी क्या हुआ, इसका मास बदल गया, इसका मास बदल गया। सिंपल सी बात है, हमको समझ रही चीज़ है। पहले 100 ग्राम था, जब लाइट इस पे गिरी तो ये 101 ग्राम का हो गया। यानी कि क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब की है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका थोड़ा बहुत मास चेंज हो गया। सो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। इन्होंने क्या किया है, वो बंडल ऑफ पैकेट और क्वांटा को एब्जॉर्ब कर लिया। बंडल और क्वांटा का नाम होता है फोटोन। फोटोन इज नथिंग बट बंडल ऑफ पैकेट और क्वांटा, जो कि मैंने लाइट में बताया था। He named the quantum of energy of light as a photon with energy E equal to h nu, जिसमें E equal to photon energy, h equal to Planck's constant 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second, और nu भी the frequency of photon या तो light। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, डन।
इट मे बी नोटेड एज E इक्वल टू एच न्यू, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, it is a relation between a particle like property, the energy E, and wave like property, the frequency nu. Equation 14.1 is known as the Einstein relation. So Einstein relation आपको लर्न करना है बहुत जल्द, ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को लर्न कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो E इक्वल टू और एक हो सकता है, न्यू की जगह पे क्या आ सकता है, C बाय लैम्डा। ओके बच्चों, सो आगे देखेंगे हम। आइंस्टाइन रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, इट सेज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, हैंस फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मीन्स हायर एनर्जी, यानी कि E इक्वल टू एच न्यू की मैं बात करता हूं। सो फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बोले तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि वॉलेट का एनर्जी क्या होगा बच्चों, रेड के मुकाबले ज़्यादा होगा। समझ गए आप? आई होप कि आप समझ गए होंगे, मुझे यही बताना था आपको। ठीक है, मीन्स दैट एनर्जी रेडिएशन अल्टरनेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन मीन्स द हायर एनर्जी रेडिएशन। सो मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि फॉर्मूले से आई होप कि आपको जल्दी समझ गया होगा। तो इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है, टेक्स्ट बुक में बहुत थ्योरी है, तो आज के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक ही लेक्चर में पूरा कर दूंगा तो काफ़ी बोरिंग पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, उसको रीड करो, नहीं समझेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।